हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ कर। ये हमारा 33 लेक्चर है। इसके पहले हम 32 लेक्चर कर चुके हैं। आप शुरुआत शुरू से जरूर करें, क्योंकि पहले लेक्चर से आपको अभी तक में कनेक्टिविटी समझ में आएगी। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें इसलिए भी याद नहीं होती हैं क्योंकि हम बीच बीच की चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारे फैक्ट पढ़ते हैं, उनको समझते नहीं हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को देख लीजिए, अगर आप समझ कर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो चीजें याद रहेंगी बहुत लंबे टाइम तक। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है गुप्ता पीरियड, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब हम पूरी कंप्लीट लूसेंट देख लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके अलावा स्टैटिक जीके वाला जितना भी पोर्शन है, कंप्यूटर साइंस, सब जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक हमारा कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा। उस टेस्ट को आप कहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको मिलेगा ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करके जरूर रखिएगा। और आपको पार्टिसिपेट क्यों करना है, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, आपको बिल्कुल ये फ्री मिलेगा एप्लीकेशन पर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। तो हमने क्या चालू किया है, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त साम्राज्य, ठीक है। आज हम उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड से जान लेते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो हमने पढ़ा गुप्त साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट किया, चंद्रगुप्त प्रथम से स्टार्ट किया, उसके बाद समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, हमने लगातार उनको पढ़ा। मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं, अगर शुरुआत से हम देखें तो पहले क्या था, आपका महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद में भी आपका जो मगध है वो आता है निकलकर, और क्या बनता है, ये बनता है आपका साम्राज्य, ठीक है। किस टाइम पे बनता है, ये बनता है मौर्यों के टाइम पे। और आप देखेंगे मौर्य के टाइम पे, आप देखेंगे जब सिकंदर आता है तो सिकंदर क्या करता है, सिकंदर बता देता है कि भारत जो है, इधर पश्चिम साइड से, वेस्ट साइड से भारत कैसे जाया जा सकता है। तो आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे मौर्य प्रशासन, मौर्य शासन आपका क्या होता है, कमजोर पड़ता है, उत्तराधिकारी कमजोर पड़ते हैं, तो यहाँ से आपका क्या चालू हो जाएगा, यहाँ से आक्रमण चालू हो जाता है। तो आप देखेंगे मौर्य के बाद आप देखेंगे कि शुंग वंश आता है, कण्व आता है, सातवाहन आते हैं, वो इस वाले एरिया में शासन कर रहे होते हैं। और इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पे जितने विदेशी आक्रमण हैं, हिंद यूनानी की बात करें, इंडो ग्रीक्स हो गया, उसके अलावा आपके पहलव हो गए, शक हो गए, कुषाण हो गए, वो इस वाले एरिया में आते हैं और यहाँ कब्जा करके शासन कर रहे होते हैं। फिर काफी टाइम बाद आपका आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में फिर क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे एक बार फिर जो आपका पूरा भारत है वो कैप्चर करता है, ठीक है। तो आपका गुप्त साम्राज्य ये आप यहाँ पे पूरा इंक्लूड करके यहाँ तक जाता है, और ये ऐसे ये मान सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये किसका रहता है, गुप्तों का रहता है। तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत भी काफी बड़ा एरिया आता है, पाकिस्तान तक आप देख रहे होंगे, इधर आपका बिहार बंगाल तक जा रहा है, ठीक है। राजधानी क्या रहती है, तो इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रहती है, ठीक है, पाटलिपुत्र रहेगी इनकी राजधानी। आप देखेंगे ये यहाँ पे पाटलिपुत्र मतलब बिहार वाले इलाके में इनकी राजधानी रहेगी, और इतना लंबा इलाका जो है गुप्त अपने साम्राज्य में मिलाएंगे, प्रशासन अच्छे से चल रहा होगा। फिर वही दिक्कत आएगी कि इतना जब बड़ा एरिया कैप्चर कर लेते हैं तो अगर आपके उत्तराधिकारी अच्छे नहीं होते या प्रशासन व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे जो एरिया हैं वो स्वतंत्र होने लग जाएंगे। तो हमने गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ा, उसके पहले हमने राजाओं के बारे में पढ़ा कि इतना बड़ा एरिया कैप्चर करने के लिए समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, उन्होंने काफी लड़ाइयां भी लड़ी, ठीक है। हमने ये भी देखा कि लास्ट में गुप्तों का पतन का एक ये भी कारण है कि लास्ट में आप देखेंगे जो हूण थे, हूण कौन थे, ये आपके मध्य एशिया वाले जो खाना बदोश जो कबीले टाइप के लोग हैं वो थे, वो हमला करते हैं और उसकी वजह से वो लगातार हमला कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से धीरे धीरे आपका जो गुप्त साम्राज्य है वो वीक पड़ता जाता है, कमजोर पड़ता जाता है, और फिर लास्ट में उसका पतन हो जाता है। अब यहाँ पे हमने प्रशासन के बारे में देख लिया। आज जो है वो छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं, जैसे कि उस टाइम पे रचनाएं जो फेमस हैं, कालिदास जी की हो गई, पंचतंत्र हो गई, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके अलावा जो हमें देखना है वो ये देखना है कि जब आपका गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, ठीक है,
तो फिर उसके बाद छोटे छोटे इलाके में अलग अलग राजा जो होंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। उसमें से एक जो आपका होगा, मतलब अगर पंजाब वाले इलाके की बात करें तो पंजाब वाले इलाके में यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे हूण होंगे आपके, ठीक है। ये आपके पाकिस्तान और मध्य, मतलब आपके भारत वाला जो इलाका है, पाकिस्तान वाला पंजाब स्पेशली आप मान के चले, वहां पे आपके हूण क्या कर रहे होंगे, शासन कर रहे होंगे। इसके अलावा आप मालवा वाले इलाके में देखेंगे तो एक नाम आपको मिलता है यशोधर्मन का। यशोधर्मन, जैसे ही गुप्त डायनेस्टी का पतन होता है, ठीक है, डिक्लाइन करती है, तो एक आपको मालवा वाले इलाके में यशोधर्मन राजा मिलता है, जिसका मंदसौर अभिलेख भी हमें मिलता है मध्य प्रदेश में ही, मंदसौर जिले में। तो वहां से हमें पता चलता है कि काफी बड़े इलाके में इन्होंने क्या किया, अपना शासन बना के रखा। फिर उसके बाद मालवा के बाद आपको एक मिलेगा वल्लभी, गुजरात वाले इलाके में, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा शासक मिलेगा, ठीक है, मतलब छोटा सा एक वंश मिलेगा, जिसमें एक आपको शासक मिलेगा जिससे ये पता चलता है कि हर्षवर्धन, अभी हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था यहाँ पे। तो बस वो एक इवेंट के कारण आपको यहाँ पे देखना है कि वल्लभी में एक आपका वंश चल रहा होता है, मैत्रक वंश, ठीक है। फिर एक आपका आएगा मौखरी वंश। मौखरी कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं कन्नौज वाले इलाके में, कन्नौज वाले इलाके में। ये मैं आपको बड़े बड़े बता रही हूँ जो वंश हैं, जो शासक हैं, जो गुप्त डायनेस्टी के पतन के बाद आते हैं, ठीक है। जैसे आपको थोड़ा बहुत मालवा के यशोधर्मन के बारे में पता होना चाहिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हूणों को हराया था, तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। वल्लभी का जो मैत्रक वंश था, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आप मौखरी वंश देखेंगे तो मौखरी वंश के कारण आप देखेंगे कन्नौज जो है वो धीरे धीरे फेमस होने लग जाता है। हर्षवर्धन जो है आपका, अभी हर्षवर्धन का नाम हम कई बार देखेंगे, वो कहाँ से आता है, वो आता है थानेश्वर से। ये कहाँ पे है, ये हरियाणा वाला इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे जो वंश है वो कौन सा वंश है, इसको पुष्यभूति या वर्धन वंश भी बोलते हैं, ठीक है, पुष्यभूति या वर्धन वंश। तो ये आपके कुल मतलब मेन आप देख लीजिए, एक पुष्यभूति वंश हो गया, एक यशोधर्मन वाला इलाका हो गया, ठीक है, वल्लभी का ये हो गया आपका मैत्रक वंश हो गया, और ये आपका मौखरी वंश हो गया कन्नौज वाले इलाके में। तो ये लोग जो हैं वो गुप्तों के बाद आते हैं, छोटे छोटे इलाके में क्या करते हैं, अपना शासन करते हैं। इसमें से भी जो थोड़ा बड़ा इलाका कैप्चर करता है वो होता है पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन, और अभी हम उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज आपको देखनी है जब गुप्तों का पतन हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, जो आपकी रचनाएं हैं जो आपको पूछी जाती हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे पंचतंत्र किसने लिखी है, तो पंचतंत्र याद रखिएगा विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है और गुप्तों के टाइम पे लिखी गई है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। पंचतंत्र जो है संसार की सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है, इसलिए इतनी ज्यादा फेमस है, इसलिए क्या करना है आपको, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, ठीक है, हमारे शर्मा जी ने लिखी है। कब लिखी है, गुप्त काल में, गुप्त रूप से शर्मा जी ने पंचतंत्र की कहानियां लिख दी, बाद में बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं। फिर आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी आपको पता है बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। आर्यभट्टियम तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा सूर्य के बारे में सिद्धांत आर्यभट्ट जी ने ही दिया था, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आर्यभट्ट का हो गया आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत किसने दिया, हमारे आर्यभट्ट जी ने। वराह मिहिर की जो है, एक है बृहद संहिता और एक है पंच सिद्धांत, ये दोनों याद रखनी है, और लघु जातक आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बृहद संहिता और पंच सिद्धांत, देखिए यहाँ पे आप कैसे रिलेट करेंगे, 5 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, 5 सिद्धांत दिए हैं, किसने, वराह मिहिर जी ने। वराह मिहिर जी भी काफी ज्यादा फेमस है। और याद रखिएगा अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे जो इंडिया के पुराने, आप चाहे मैथमेटिशियन की बात करें या ज्योतिष विज्ञान की बात करें, किसी भी चीज से रिलेटेड हमारे यहाँ के जो फेमस पर्सनालिटीज थे उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्रांतिकारियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो आर्यभट्ट जी का हो गया आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत। वराह मिहिर का हो गया, वराह मिहिर जी ने क्या किया था, 5 सिद्धांत दिए थे, जिसमें से कुछ लघु सिद्धांत थे, तो ये आपका यहाँ पे लघु जातक याद हो जाएगा, ठीक है, लघु सिद्धांत है।
कुछ जो थे कैसे थे, वृहद सिद्धांत थे, वृहद, तो ये हो जाएगा आपका वृहद संहिता। वराहमिहिर जी ने, नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा, देखिए वराहमिहिर जी, आर्यभट्ट जी, ये आपको नाम वैसे भी याद होने चाहिए। वराहमिहिर जी ने क्या किया था, 5 सिद्धांत दिए थे, उसमें से भी कुछ सिद्धांत जो थे वो लघु थे, छोटे थे, कुछ जो थे वो वृहद थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वृहद संहिता। ठीक है, फिर ब्रह्मगुप्त जी जो हैं वो भी किससे रिलेटेड है, नक्षत्र विज्ञान और गणितज्ञ हैं, मतलब इनको भी आप मैथमेटिशियन याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त जी के बारे में। फिर पुराणों की वर्तमान रचना, जो हम पुराण पढ़ते हैं उनकी वर्तमान रचना कब हुई है, गुप्त काल में ही हुई है। जो आपकी भाषा थी, जो दरबारी भाषा थी, शासकीय भाषा थी गुप्त काल के टाइम पे, याद रखिएगा संस्कृत थी। तो इस टाइम पे संस्कृत का भी क्या बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा था। आप इसके पहले देखेंगे, सबसे पहले विशुद्ध, मतलब आपकी बिल्कुल शुद्ध संस्कृत किसने यूज की थी, तो आपको याद होगा रुद्रदामन के जो आपके अभिलेख था, रुद्रदामन प्रथम का जो आपका अभिलेख था, ठीक है, जूनागढ़ वाला अभिलेख जो है, वहां पे ये यूज करते हैं संस्कृत पहली बारी, है ना। उसके अलावा फिर हम ये कब था, ये शकों के टाइम पे है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं गुप्त डायनेस्टी, याद रखिएगा। फिर गुप्तों के टाइम पे आपकी जो संस्कृत है वो क्या बन जाती है, वो दरबार की भाषा बन जाती है। और कालिदास जी हो गए, विशाख दत्त हो गए, इन्होंने काफी बड़े बड़े मानदंड, ऐसा आप मान के चलिए, सेट कर दिए थे, किसके लिए, संस्कृत के लिए। तो इस टाइम पे संस्कृत का काफी ज्यादा क्या हुआ, प्रमोशन हुआ गुप्तों के टाइम पे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये जो आपकी स्मृतियां हैं, अब नारद स्मृति बहुत बार पढ़ेंगे कि नारद स्मृति में ये फैक्ट है, वो फैक्ट है, कब लिखे गए, तो ये भी गुप्तों के टाइम पे ही लिखे गए, ठीक है। इसके अलावा मंदिर बनाने की कला, मंदिर आप ऐसे आज जैसे देख रहे हैं तो काफी आप देखेंगे कि बड़े बड़े आलीशान टाइप के मंदिर होते हैं। शुरुआत में कैसे, मतलब आपका गर्भगृह होना चाहिए, उसके आसपास कैसे मंदिर का होना चाहिए स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें कब स्टार्ट होती हैं, गुप्त काल में स्टार्ट होती हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मंदिर पढ़े हैं, है ना, अलग अलग विष्णु जी का मंदिर पढ़ा, शिव जी का मंदिर पढ़ा है, दशावतार मंदिर पढ़ा है। वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि शुरुआत गुप्त के टाइम से होती है, ठीक है। और आपको एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पे जब हम चंद्रगुप्त के टाइम से स्टार्ट करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक, जब तक कि पतन होता है, तो ऐसा मान के चलिए आप 320 ईसा से स्टार्ट करेंगे और कब तक जाएंगे, 550 ईसा तक, है ना, 550 तक। तो इतने लंबे टाइम तक आपका क्या रहता है, गुप्त साम्राज्य रहता है। और शासक इतने अच्छे थे, तो इतने लंबे टाइम तक और इतने बड़े इलाके में, हम इतने बड़े इलाके की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतने बड़े इलाके की बात कर रहे हैं, भारत में क्या थी, शांति थी। और आपको मैंने हर बार बताया है, जब हमारे इलाके में शांति रहेगी, शासक अच्छा रहेगा, वो कला और संस्कृति को प्रमोट करेगा, तो ये सारी चीजें आपकी बहुत प्रमोट होंगी। जैसे आपके मंदिर बनाने की जो अलग अलग विधाएं हैं वो प्रमोट हुई, उसके अलावा स्मृतियां लिखी गई, बहुत सारे रचनाकार हुए, कालिदास, विशाख दत्त, ये बड़े बड़े आपके रचनाकार हुए इसी टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा आप देख रहे हैं आर्यभट्ट, मतलब साइंस में भी काफी ज्यादा प्रमोशन होता है किसके टाइम पे, गुप्तों के टाइम पे, ठीक है। शुरुआती दौर में आपको दिखेगा कि आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी चल रही थी, सर्वाधिक सोने के सिक्के भी जारी किए जाते हैं, धीरे धीरे आपका व्यापार कम होता है, जिसकी वजह से ऐसा आप मान के चलिए कि मतलब चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे जब चांदी के सिक्के जारी होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे सोने के सिक्कों की जो शुद्धता है वो कम होती जाती है। तो उससे पता चलता है कि हमारे यहाँ फिर क्या होता है, गुप्तों के टाइम पे लास्ट में व्यापार कम होने लग गया, तो आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ होने लग गई थी। लेकिन शुरुआती दौर में काफी सब अच्छा चला, इसलिए कला संस्कृति में चित्रकला आप देखेंगे, मूर्ति कला देखेंगे, मंदिर बनाने की कला हो गई, ये सारी चीजें काफी ज्यादा प्रमोट हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर मतलब यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा चीजें पूछता है कि अच्छी अच्छी चीजें किस टाइम पे हुई हैं, तो गुप्तों का नाम ही आपको याद रखना है। इसीलिए गुप्त काल को हम स्वर्ण युग भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की जो कला है वो काफी ज्यादा प्रमोट हुई थी। उसके अलावा चित्रकला आपको दिखेगी, अजंता वगैरह में काफी अच्छी चित्रकला आपको दिखेगी गुप्तों के टाइम पे। मंदिर बनाने की जो कला है वो हमने अभी देख ही लिया, ठीक है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि साइंस के फील्ड में आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, तो यहाँ साइंस के फील्ड में भी काफी ज्यादा प्रमोशन हुआ, ठीक है।
इसके अलावा आप देखेंगे साहित्य के फील्ड में, यहाँ पे अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में भी आप देखेंगे कालिदास, विशाख दत्त जैसे महान जो रचनाकार हैं वो गुप्त काल में ही होते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल थी? क्योंकि उस टाइम पे शांति बनी हुई थी, काफी लंबे टाइम तक 100-200 सालों तक काफी शांति बनी हुई थी। तो दूसरी चीजें जो हैं, कला और संस्कृति, जो आर्ट एंड कल्चर है आपका, वो प्रमोट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, गुप्तों के टाइम पे सबसे अधिक मंदिर और सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए गए। इस टाइम पे काफी ज्यादा, जैसे ब्राह्मण हो गए और अलग धर्म के जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा अनुदान भी दिया गया था। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो हमारे भास जी हैं उन्होंने नाटक लिखे हैं, नाटककार हैं, काफी ज्यादा फेमस है। तो भास जी ने 13 नाटक लिखे हैं, उनमें से जो फेमस है वो है एक चारु दत्ता और स्वप्नवास वदत्ता। तो ये आपको चारु और स्वप्न, इन दोनों से आपको नाम याद रखना है। भास जी जो है, भास का वैसे अगर बहुत ज्यादा आपको मूवीज वगैरह देखना पसंद है तो प्रभास से भी कर सकते हैं याद। ठीक है, तो भास जी जो है वो नाटककार हैं, बहुत सारे उन्होंने नाटक लिखे हैं। स्पेशली हमें याद रखना है चारु के बारे में कि उन्होंने चारु दत्ता, एक चारु के लिए नाटक लिखा है, वो काफी ज्यादा फेमस है, और एक स्वप्न पे नाटक लिखा है, वो भी ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो स्वप्न वाला काफी फेमस है और चारु वाला काफी फेमस है। किसने लिखा है? भास जी ने लिखा है। उसके अलावा आता है आपका शूद्रक जी ने लिखी है मृच्छकटिकम, याद रखिएगा काफी फेमस है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछी गई है। तो मच्छी के बारे में किसने लिखा है? शूद्रक जी ने लिखा है। वैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में जब हम पढ़ रहे थे साहित्य के बारे में तब भी आपको मृच्छकटिकम बताई थी। ठीक है, तो ये आपकी मृच्छकटिकम किसने लिखी है? शूद्रक जी ने लिखी है। ठीक है, शूद्र से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जो शूद्र हैं वो मच्छी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मच्छी भात आप कर सकते हैं। शूद्र जो हैं वो मच्छी खाना पसंद करते हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक जी से हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा ये सारी चीजें मैं सिर्फ रिलेट करवा रही हूँ, किसी को अन्यथा नहीं लेना है, सबसे मेन बात। फिर आते हैं विशाख दत्त जी। विशाख दत्त भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, ये भी नाटक है। उसके अलावा मुद्रा राक्षस, तो इन्होंने एक राक्षस के बारे में बताया। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्त के बारे में बताया। तो यहाँ पे एक देवी है, चंद्रगुप्त की जो देवी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त की जो देवी थी वो राक्षस से लड़ती हैं, आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, राक्षस से लड़ती हैं, और इसके बारे में किसने बताया? तो विशाख से आप कर सकते हैं, विशाखा। ठीक है, विशाखा ने बताया कि चंद्रगुप्त की जो देवी हैं वो क्या करती हैं? राक्षस से लड़ती हैं, राक्षस से बचाती हैं गुप्त डायनेस्टी को। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है? विशाख दत्त जी ने लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज। भास जो है इन्होंने लिखी है, स्वप्न के बारे में लिखा है, चारु के बारे में लिखा है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना, ये हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शूद्र जो है या शूद्रक जो है क्या करते हैं? मच्छी खाना पसंद है। मृच्छकटिकम हो गया, मृच्छकटिकम मच्छी काट के खाते हैं, वैसे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर विशाख दत्त, विशाखा ने क्या किया है? ये बताया कि जो चंद्रगुप्त की देवी है वो राक्षसों से लड़ती हैं। तो ये मुद्रा राक्षस हो गया। ठीक है, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त। फिर आते हैं कालिदास जी। कालिदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं आपको सब याद होनी चाहिए, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम और वशीयम। ठीक है, विक्रम और उर्वशी, मालविका और अग्निमित्र, अभिज्ञान और शाकुंतलम, ये आपको क्या करना है? ये 3 अलग याद रखने हैं क्योंकि इसमें नाम है सीधे सीधे। ठीक है, शाकुंतलम नाम याद रखना है, मालविका आपको याद रखना है, इसमें विक्रम याद रखना है। 3 नाम याद रखेंगे तो 4 ऑप्शन आप जब भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मालविका हो गया, ठीक है, शकुंतला जी हो गई, और यहाँ पे विक्रम हो गया। तो विक्रम, मालविका और शकुंतला, ये 3 नाम हो गए। उसके अलावा कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और ऋतु संहारम। तो यहाँ पे मेघदूत जो है मेघ की बात हो रही है और ऋतु की बात हो रही है। तो 2 में तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ऋतु की बात कर रहे हैं, मेघों की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऋतु की बात कर रहे हैं, मेघ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा रघुवंशम और कुमार संभवम, तो ये हमारे जो रघुवंश वाले जितने भी कुमार हैं हम उनकी बात भी कर रहे हैं। ठीक है, रघुवंश के जितने भी कुमार थे उनकी बात कौन कर रहा है? कालिदास जी कर रहे हैं। एक तो नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? शकुंतला नाम याद रखना है आपको, शकुंतला। ठीक है, शकुंतला के अलावा एक आपका हो गया मालविका। ठीक है, और एक आपका हो गया विक्रम। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो विक्रमो और वशीयम जब ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, पूरा नाम नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा। विक्रम के बारे में याद रखना है, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला, मालविका
और यहाँ पे विक्रम। उसके बाद दो हम तो ऋतुओं की बात करते हैं, ऋतु और मेघों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेघदूतम हो गया और ऋतु संहारम हो गया। फिर रघुवंश के जितने भी कुमार हैं, राजकुमार कुमार हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो कुमार संभवम और रघुवंशम। कालिदास जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं और सारे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको हर एक चीज अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। उसमें से भी आपको पता ही है कालिदास जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी सारी रचनाएं आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर भवभूति, भवभूति की क्या रचना है, ये है मालती माधव। याद रखिएगा जो चीजें आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगी, है ना, कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीजें आपको बता दी हैं क्योंकि एग्जाम में आती हैं, तो जो भी लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा लूसेंट में आपको ऐड कर लेना है, अपनी लूसेंट में ऐड करते हुए चलना है, जो भी फैक्ट आपको वहां पे नहीं मिले, पेंसिल से या पेन से, या जो आपके स्टिकर्स आते हैं, छोटे छोटे पेजेस जो आते हैं, उनको भी चिपका के आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्ट जरूर ऐड करते चलिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भवभूति का हो गया आपका मालती माधव, है ना, तो यहाँ पे भवभूति का हम याद कर सकते हैं भभूति से। भभूति जो है किसको लगा रहे हैं, मालती को, मालती और माधव को हम भभूति लगा रहे हैं, ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। फिर भारवी, भारवी जी ने लिखा है किरात अर्जुनी है, तो यहाँ पे अर्जुन के बारे में लिखा है किसने, भारवी जी ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारवी। भारवी जी ने किसने क्या लिखा है, अर्जुन के बारे में लिखा है, तो याद रखिएगा अर्जुन के बारे में लिख दिया भारवी जी ने। स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है, हमने शुरू में पढ़ा था एरन अभिलेख, यहाँ पे एरन अभिलेख आपको गुप्त काल के टाइम पे ही मिलेगा। एरन अभिलेख किससे संबंधित है, सती प्रथा से। सती प्रथा का हमें पहला प्रमाण मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पूरा तात्विक जो साक्ष्य है वो पहला है सती प्रथा से रिलेटेड एरन अभिलेख। एरन कहाँ मिलेगा आपको, सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा एरन अभिलेख काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम शुरू में पढ़ चुके हैं, अभी शायद कहीं पे बीच में मिला नहीं, इसलिए मैं आपको बता दूं एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रमाण मिलता है और यहाँ पे किससे रिलेटेड हो गया, ये गुप्त काल से ही रिलेटेड है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये आपके मेन क्या हो गए, ये सारे हो गए आपके फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। फिर आता है वाकाटक। याद रखिएगा गुप्तों के टाइम पे ही ये वाकाटक भी चल रहे हैं ना, आपके एक जगह पे क्या चल रहे हैं, गुप्त चल रहे हैं, उसी के साथ साथ आपके वाकाटक चल रहे हैं। वाकाटक में स्थापना कब होती है, 255 ईसा में होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 250 के आसपास आप याद करके चल सकते हैं, ठीक है। संस्थापक जरूर याद रखिएगा, विंध्य शक्ति संस्थापक, ठीक है। तो आप याद कैसे करेंगे, विंध्य वाले इलाके में वाकाटक नाम के क्या था, वंश था, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सातवाहनों के अधीन बरार क्षेत्र में क्या थे, ये शासक थे। तो ये बरार क्षेत्र मतलब आपका थोड़ा सा पहले वाला अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला इलाका था, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि हम थोड़ा किस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा नीचे वाले इलाके की बात कर रहे हैं, ठीक है। गुप्त साम्राज्य जहां भी था उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, वाकाटक मिलेगा। वाकाटक के संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति, है ना, विंध्य आप याद रखिएगा, विंध्य के पास शक्ति थी, वाकाटक। वैसे वाकाटक का अगर आपने कभी एक टकाटक नाम का वो आता है, छोटा सा कुरकुरे टाइप का ही रहता है, तो अगर वो खाए हो तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। विंध्य शक्ति, विंध्य को टकाटक बहुत ज्यादा पसंद है, तो टकाटक हो गया विंध्य से रिलेटेड, ठीक है, संस्थापक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ का एक उत्तराधिकारी जो सबसे ज्यादा महान था, प्रवरसेन प्रथम, ये याद रखना है। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि इनके टाइम पे होते हैं 4 अश्वमेध युद्ध यज्ञ। याद रखिएगा अश्वमेध हमने क्या बोला कि अश्वमेध होता है मतलब कि इसके द्वारा हम ये बताते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, इतने ज्यादा अगर अश्वमेध करवा रखे हैं मतलब वो काफी ज्यादा शक्तिशाली राजा रहा होगा। 4 करवा रखे हैं प्रवरसेन ने, तो ये एक तो नाम याद रखिएगा कि प्रवरसेन की बात जब आएगी तो वो किस वंश से रिलेटेड है, तो वो है वाकाटक वंश से, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है। ये ऐसे पूछना कि कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाया था कि नहीं करवाया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा इन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी, मतलब ये पता चलता है, और अश्वमेध यज्ञ 4 बार करवाए थे, इससे भी पता चलता है कि काफी ज्यादा शक्तिशाली रहे होंगे, ठीक है। हम 275-335 के आसपास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी में आपका चंद्रगुप्त मतलब लास्ट में आएंगे तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं वो मिलेंगे आपको, तो उसी टाइम पे आप देखेंगे नीचे साइड आपके बरार वाले इलाके में कौन मिलेगा, वाकाटक वंश मिलेगा। प्रवरसेन के बाद वाकाटक जो है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, एक आपकी प्रधान शाखा थी और एक आपकी बासीन शाखा थी।
बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपको किसी किसी लूसेंट में नहीं मिलेगी। आपको प्रधान शाखा में क्या याद रखना है, रुद्रसेन द्वितीय। और ये रुद्रसेन द्वितीय क्यों याद रखना है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया था। मतलब गुप्तों ने अपने जो वैवाहिक संबंध थे वो वाकाटक जो राज्य था, वाकाटक जो वंश था उनसे किया था, ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि वाकाटक अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो किस टाइम से रिलेटेड है, गुप्तों के टाइम से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किससे होता है, रुद्रसेन से। याद रखिएगा रुद्र होता था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह तो कर दिया लेकिन वो काफी रुद्र स्वभाव का था, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रथम जो मतलब आपका जो इंपॉर्टेंट राजा है जो याद रखना है वो है प्रवरसेन प्रथम, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। उसके अलावा क्या क्या था, यहाँ पे 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, तो प्रवरसेन प्रथम के बारे में याद रखना है। विंध्य शक्ति क्योंकि संस्थापक था, संस्थापक सारे जितने वंश हम पढ़ेंगे उनका सबका याद रखना है अच्छे से, तो विंध्य शक्ति तो याद रखना ही है। दूसरी आपकी बासीम शाखा थी, स्थापना कौन करता है, सर्वसेन करता है, महाराष्ट्र वाले इलाके में। तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। 2 शाखाएं थी वाकाटक वाली, एक में काफी रुद्र व्यक्ति था, दूसरे में जो था वो था सर्वसेन, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका क्या आता है, ये प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन जो द्वितीय होता है उसने सेतु बंध की रचना की थी। अब ये इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए आपको याद रखनी है। प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि और अश्वमेध यज्ञ करवाए। द्वितीय को क्या था, साहित्य में काफी दिलचस्पी थी, काफी इंटरेस्ट लेता था, तो उसने सेतु बंध की रचना की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रवरसेन की। प्रवरसेन ने सेतु बनाया था, सेतु, ठीक है, याद रखिएगा। सेतु बनाने की बात कही थी किसने, प्रवरसेन द्वितीय ने। फिर सर्वसेन, सर्वसेन ने क्या लिखी है यहाँ पे, हरि विजय लिखी है, प्राकृत काव्य की रचना। याद रखिएगा गुप्तों के टाइम पे दरबारी जो भाषा है वो आपकी संस्कृत है, लेकिन जो आम नागरिक है वो प्राकृत का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हरि विजय किसने लिखी है, सर्वसेन ने लिखी है। आप याद रखिएगा जब हम हरि की बात करेंगे तो हरि कहाँ है, सभी जगह है, तो हम क्या बोलेंगे, सर्व जगह, सर्वसेन, सर्व जगह जो है मतलब सभी जगह उपलब्ध है हमारे हरि, हरि विजय से आप सर्वसेन को रिलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद संस्कृत की विदर्भी शैली का विकास भी इसी काल में होता है, तो याद रखिएगा संस्कृत में आपको विदर्भी शैली मिलेगी जो कि आती है वाकाटक के टाइम पे, ठीक है। फिर अजंता या अजंता का नाम जो है, आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछा जाएगा कि अजंता जो है वो किस वंश से रिलेटेड है ना, तो आप याद रखिएगा हमने सातवाहन के टाइम पे भी पढ़ा है, निर्माण उस टाइम पे होता है। गुप्तों के टाइम पे हमने वहां पे चित्रकला पढ़ी है कि अजंता में चित्रकारी की गई है वहां पे। उसके अलावा हम वाकाटक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी आपके महाराष्ट्र वाले इलाके में राजा रहे होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ अजंता में जरूर किया होगा, तो वाकाटक भी आपके महाराष्ट्र वाले इलाके में है, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे गुहा विहार और चैत्य का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, तो अजंता में अगर पूछा जाता है कि वाकाटक वंश अजंता से रिलेटेड है कि नहीं, उन्होंने कुछ करवाया था वहां की नहीं, तो करवाया था, वहां ने विहार भी बनवाए थे और वहां पे चैत्य भी बनवाया था, ठीक है। ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, वाकाटक वंश से रिलेटेड। अब आप देखिएगा जब भी हम गुप्त की बात करेंगे, ठीक है, तो हम साथ ही साथ वाकाटक की भी बात करेंगे। और सबसे मेन बात आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे करवाया था, रुद्रसेन से, ठीक है। रुद्रसेन काफी रुद्र रहता था, प्रथम द्वितीय अब चाहे याद करें चाहे ना याद करें, इतना क्लोज ऑप्शन देना कि रुद्रसेन प्रथम था कि रुद्रसेन द्वितीय था, किसी भी एग्जाम में थोड़ा मतलब ऐसा लगता तो नहीं है कि ऐसे पूछा जाएगा, पूछने को फिर कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको एक याद रखना है। एक आपको प्रवरसेन प्रथम याद रखना है। प्रथम वाले ने क्या किया था, काफी ज्यादा सम्राट की उपाधि और अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और जो दूसरा वाला प्रवर था उसने क्या किया था, सेतु बनाने की बात कही थी, तो ये हो गया आपका सेतु बंध, ठीक है। उसके अलावा जब हम गुप्तों की बात करेंगे तो आपको कालिदास की रचनाएं, आपको भास हो गया, उसके अलावा आपके विशाख दत्त जी हो गए, ठीक है, पंचतंत्र हो गई विष्णु शर्मा जी की, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। उसके अलावा हमने शुरू में बता भी दिया कि धीरे धीरे क्या होगा, आपकी गुप्ता डायनेस्टी जो है वो पतन की ओर जाएगी और फिर छोटे छोटे मतलब पूरे भारत में छोटे छोटे आपके क्या आएंगे, राज्य आएंगे, छोटे छोटे वंश आएंगे। याद रखना है कि हमारा ये पतन होता कैसे है। अब एक ये भी मुद्दा है कि इतना बड़ा साम्राज्य था, अब हम बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान से लेके यहाँ बंगाल तक फैला हुआ है और
मैप में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका कैप्चर करते हुए इधर से, और ये इतना लंबा ऐसे इलाका फैला हुआ था किसका, ये आपका गुप्तों का इलाका है। और काफी लंबे टाइम तक, मतलब हम यहाँ पे 200 सालों की बातें कर रहे हैं कि इतने लंबे टाइम तक हमारा ठीक ठाक राज्य चला भी गुप्तों का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो आपका खत्म हो गया। तो कारण क्या था, सबसे मेन कारण क्या था पतन का। जैसे आज आप कंपेयर करें तो अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, चीन काफी ज्यादा शक्तिशाली है। तो आप देखिए कि बहुत साल, 100-200 साल चले गए और अचानक से क्या होगा, अचानक से आप देखेंगे कि अमेरिका जो है काफी ज्यादा वीक हो गया है, कमजोर हो गया है। तो फिर हम स्टडी करेंगे कि उसके कमजोर होने के पीछे क्या क्या कारण थे। सेम ऐसे ही हर राजा के लिए हम पढ़ते हैं, हर वंश के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के पतन का जो मेन कारण था, सबसे पहले तो आप उत्तराधिकारी मान के चलेंगे। सबसे जो मेन कारण होता है वो उत्तराधिकारी ही होते हैं। अगर आपका उत्तराधिकारी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, तो आसपास के लोग हैं उसका फायदा उठाएंगे। बाहर से आप देख रहे हैं लगातार आक्रमण हो रहा है हूनों का, तो उत्तराधिकारी अगर कमजोर है, स्ट्रांग नहीं है, इतने ज्यादा चालाक नहीं है, इतने ज्यादा निडर नहीं है, तो वो युद्ध में भी हार जाएंगे। तो ये आपका सबसे मेन जो होता है वो होता है उत्तराधिकारी। उसके अलावा आपने एक चीज जो यहाँ पे देखी है वो है व्यापार। गुप्तों के टाइम पे व्यापार जो है काफी ज्यादा वो क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। हमारे यहाँ से रेशम के कपड़े बन के जाते थे, आपको जो पश्चिमी एशिया है उधर साइड, मतलब ऐसा मान लीजिए हम बहुत दूर दूर क्या कर रहे थे, रेशम का व्यापार, रेशम के कपड़ों का व्यापार कर रहे थे। लेकिन उस इलाके के जो लोग हैं उन्होंने चीनियों से पता कर लिया, सीख लिया कि रेशम कैसे बनाया जाता है। तो फिर हमारे यहाँ के जो बुनकर थे, आप देखेंगे ही मंदसौर अभिलेख में ये बात आती है कि जो रेशम बुनकर थे वो गुजरात से मंदसौर वाले इलाके में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि उनका अब काम ही नहीं रह गया था, व्यापार धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी वहां की प्रशासन व्यवस्था। अब प्रशासन व्यवस्था कैसे कमजोर थी, जब आप इतने बड़े इलाके को संभाल रहे होंगे तो आपका प्रशासन बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन गुप्तों के टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने जो आपके पद होते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट पद हैं, उनको क्या कर दिया था, वंशानुगत कर दिया था, वंशानुगत हेरिडेटरी कर दिया था। अब जैसे मान लीजिए कि आपका मतलब आपके पापा किसी पोस्ट में हैं, तो फिर उनके बेटा जो है उसी पोस्ट में आएगा, फिर उसके बेटे का बेटा उसी पोस्ट में आ जाएगा। यहाँ से दिक्कत क्या होती है कि यहाँ से आपकी जो प्रतिभा है ना, आप किस चीज में टैलेंटेड हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जॉब मिल गई क्योंकि आपकी फैमिली वाले उस जॉब पे बैठे हुए थे। तो वंशानुगत होने से क्या हुआ, किसी भी पोस्ट की हम बात करें, उसकी क्या होती है, वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, वो अच्छे से वहां पे काम नहीं कर पाता। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक ही पर्सन को काफी ज्यादा पोस्ट दे दी गई थी। जैसे हम हरिशेन का नाम देखते हैं समुद्रगुप्त के टाइम पे, तो इनको न्यायाधीश भी बना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा इनको युद्ध मंत्री भी बना दिया गया। इसके अलावा एक आप वर्ड पढ़ेंगे कुमार अमात्य, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, मतलब राजा को बहुत सारी सलाह देने का काम करता है। कुमार अमात्य मेन अधिकारी होते थे, तो कुमार अमात्य भी बना दिया गया था। तो एक ही व्यक्ति को काफी ज्यादा पोस्ट दे दी गई थी। इससे भी क्या हुआ, प्रशासन आपका कमजोर हुआ। इसके अलावा एक आपको और चीज मिलेगी, वो मिलेगी आपको सामंती व्यवस्था। अब ये सामंती व्यवस्था क्या थी, अब मौर्यों के टाइम पे देखेंगे उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी, मतलब अपनी एक आर्मी बना रखी थी, उसको सैलरी देते थे, और मतलब ऐसा था कि बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन कर रखी थी ऐसे करके। गुप्तों के टाइम पे क्या होता है कि वो भूमि का दान करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए एक सामंत आया, उन्होंने बोला कि आप इतना एरिया क्या करो, आपको हम दे देते हैं, आप वहां पे टैक्स वसूलो, आपकी खुद की क्या होगी, छोटी सी आर्मी होगी, कुछ सैनिक रखो, कुछ आप घुड़सवार रखो, और उस एरिया में आप अपना शासन देखो, हमें टैक्स भेजते रहना, और जब भी हमें युद्ध पे कहीं जाना होगा तो अपने सैनिक लेके आप चले आना। तो ऐसे अलग अलग सामंत ने अपनी अलग अलग क्या कर रखी थी, सैनिक व्यवस्था बना रखी थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि इनके जो सैनिक है, मिलिट्री पावर है, वो कमजोर पड़ गई गुप्तों की। भूमिदान के कारण प्रशासन भी अच्छे से नहीं चल रहा था, एक सामंत अपने हिसाब से चला रहा है, दूसरा अपने हिसाब से चला रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे 100-200 साल बाद ये छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और वही सामंत जो होते हैं फिर फायदा उठा लेते हैं और उस एरिया को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और वहीं पे शासन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण। यहाँ पे ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, छोटी छोटी चीजें के पतन के कारण क्या थे, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से छोटे छोटे शासक आएंगे,
ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्टली पूछा जाता है, स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो आपका गुप्त काल कहलाता है स्वर्ण युग, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे चित्रकला, मूर्तिकला, मंदिर से रिलेटेड स्थापत्य कला जो हो गई, आर्ट एंड कल्चर का काफी ज्यादा प्रमोशन हुआ है। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे व्यापार की भी कमी आई है। उसके अलावा छुआछूत वगैरह जो है, छुआछूत, इसमें भी काफी ज्यादा क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। आप देखेंगे यहाँ पे एक चांडाल होते थे, चांडाल होते थे, वो गांव के बाहर रहते थे, जो बहुत ही ज्यादा मतलब छुआछूत की कैटेगरी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कुछ लोगों को गांव में एंटर करने के पहले क्या करना होता था, लकड़ी से आवाज करके मतलब बताना होता था कि हम आ रहे हैं, जिससे उन्हें कोई टच ना करे। तो छुआछूत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो सोसाइटी में आप देखेंगे कि एक तरफ तो काफी अच्छा चल रहा है ना, संस्कृत का हम प्रमोशन कर रहे हैं, एक तरफ आप देखेंगे कि इतना ज्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी में आप देखेंगे कि छुआछूत बहुत ज्यादा बढ़ गई। गुप्तों ने ब्राह्मणों को बहुत सारी जमीन दान में दे दी, उसकी वजह से क्या हुआ, मतलब वैसे भी उनका इंपॉर्टेंस बढ़ ही रहा था, तो गुप्तों ने क्या किया, और ज्यादा ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी। उसके कारण क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था जो है वो कैसी हो गई, रिजिड हो गई, और ज्यादा दृढ़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी काफी ज्यादा दृढ़ हो गई, बहुत ज्यादा रिजिड हो गई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अगर 4 ऑप्शन में से पूछा जाता है कभी भी कि गुप्तों के मतलब पॉजिटिव और निगेटिव बताइए, 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, तो आपको याद रखना चाहिए कि हम गुप्त शासन जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, सातवाहन के टाइम पे क्या क्या पढ़ते हैं, मौर्यों के टाइम पे क्या क्या पढ़ते हैं। छोटे छोटे फैक्ट हैं, कभी कभी 4 ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा शेयर जरूर करिएगा, है ना, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।